नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए और जब वो मुख्यमंत्री बने तब जानकारों ने कहा कि ये लोकतंत्र की विजय है, ये परिवारवाद पर लोकतंत्र की विजय है। सबने खूब तालियां बजाई और चंपई सोरेन जो है काफी काम भी कर रहे हैं। अभी अबुआ घर का जो आंदोलन वो चला रहे हैं, इसको आंदोलन का रूप दे दिया है, जिसमें कि गरीब आदिवासी परिवार को घर मुहैया करवाया जा रहा है। बड़ी अच्छी योजना है और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि चंपई सोरेन बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनको अभी तक मुख्यमंत्री आवास में रहने का अवसर नहीं मिला है। अभी भी मुख्यमंत्री निवास में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी, उनका परिवार अभी भी मुख्यमंत्री आवास में रह रहा है। हालांकि जो मीटिंग का आयोजन किया जाता है वो उसी सरकारी आवास में होता है, लेकिन चंपई सोरेन अभी भी अपने पुराने जो उनको सरकारी निवास स्थान मिला वहीं पे वो रह रहे हैं और वो कोई शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। संभवतः वो जान गए हैं कि वो एक अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था है जब तक कि अगला विधानसभा का चुनाव झारखंड में नहीं होता है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव जो है वो जैसा कि आपको पता ही है अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो 5-6 महीना बाकी है। हो सकता है ये भी कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन ने खुद ही इनकार कर दिया हो कि अब 4-5 महीना 6 महीना के लिए क्यों जा करके मुख्यमंत्री निवास में रहें। लेकिन दोस्तों, ये एक लक्षण है, ये हर परिवारवादी जो राजनीतिक दल है उसका ये एक लक्षण है। या मान के चलिए कि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन पूरे झारखंड में घूम घूम कर वो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच जा करके वो अपने पति के बारे में, हेमंत सोरेन जी के बारे में लोगों के सामने रोना रो रही हैं। स्वाभाविक है कि लोगों में भी उनके प्रति सिंपैथी बढ़ते जा रही है। अर्थात इसको अगर आप दूसरे और राजनीतिक नजरिए से देखें तो वो कर क्या रही हैं, कल्पना सोरेन कर क्या रही हैं? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आधार है, जो राजनीतिक आधार है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और इसमें वो काफी कामयाब भी दिख रही हैं, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में उनको सुनने आते हैं और वहां पर जो भी बातें वो करते हैं उससे उन लोगों में भी लगता है कि जैसे कि हेमंत सोरेन जी को वाकई जो है केंद्र सरकार टारगेट कर रही है और षड्यंत्र के तहत उनको जो है जेल में डाल दिया गया है। तो ये तो रही दोस्तों झारखंड की कहानी कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में वो रह नहीं रहे हैं, अभी भी उनको वो मैसर नहीं है। लेकिन क्या ये जो चंपई सोरेन हैं ये पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है या ऐसा हो रहा है, या वो खुद ही चाह करके वहां नहीं जा पा रहे हैं? दोस्तों, चलिए 1947 में जब देश आजाद हुई तो उस समय सबको पता है पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात वो अपने मृत्यु तक अर्थात 1964 तक वो त्रिमूर्ति भवन में रहे और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। और उसके बाद जो है त्रिमूर्ति भवन में जो उस समय प्रधानमंत्री निवास था, क्योंकि उससे पहले पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले त्रिमूर्ति भवन जो है उसमें जो है जो सेना का कमांडर होता था, मैंने आज के तारीख में कहें तो आप जैसे सेनापति हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो उस घर में रहते थे और वो करीब 30 एकड़ में फैला हुआ ये घर है। वो जो घर है उसका जो बाउंड्री है वो करीब 30 एकड़ का है। लुटियंस दिल्ली में, लुटियंस जोन में इतने बड़े इलाके में फैला हुआ वो त्रिमूर्ति भवन है। उसके बाद में होना तो ये चाहिए था कि जो दूसरे प्रधानमंत्री उसके बाद में बने लाल बहादुर शास्त्री, उनको वहां पे शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी कभी त्रिमूर्ति भवन में घुस नहीं पाए। वो बेचारे जो 10 जनपद अभी जहां सोनिया जी रहती हैं उसके सामने में घर है, एक
ये मोतीलाल नेहरू प्लेस है, उसमें वो रहते थे और वहीं से वो अपना कार्य करते थे। जो उस समय के अखबार के कतरन से हमें जानकारी मिलती है, और जो उस समय के जो बड़े पत्रकार थे उन लोगों ने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है उसके अनुसार कि इंदिरा गांधी चाहती ही नहीं थी कि लाल बहादुर शास्त्री किसी भी तरह से उस घर में घुसे, वो उनको घुसने देना ही नहीं चाहती थी। परिवारवाद और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। वो नहीं चाहती थी कि जो हैसियत पंडित नेहरू की है वो लाल बहादुर शास्त्री की हो। दूसरे शब्दों में वो लाल बहादुर शास्त्री को पंडित नेहरू की तुलना में तुच्छ समझती थी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी त्रिमूर्ति भवन में लाल बहादुर शास्त्री को घुसने नहीं दिया, और अंतोगत्वा उसको जो है उन्होंने म्यूजियम का रूप दे दिया, जो सिर्फ और सिर्फ नेहरू और उनसे जुड़ी हुई यादें, किताबें, फोटो, जर्नल्स तक ही सीमित रही। उसमें नेहरू को छोड़ करके किसी भी त्रिमूर्ति भवन में जो संग्रहालय था उसमें कभी किसी की एंट्री नहीं हो पाई। जब मोदी जी आए हैं तब उस त्रिमूर्ति भवन में जो नेहरू संग्रहालय था उसको बदल करके अभी उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दिया है, जिससे जो अभी के वर्तमान में गांधी परिवार है वो बहुत दुखी हुए। और सिर्फ वो परिवार दुखी नहीं हुआ, सभी कांग्रेसियन बड़े दुखी हुए, जबकि प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू जी से लेकर के जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री उनके काल में जो कुछ भी घटित हुआ या उनसे जुड़े हुए जो भी फोटोग्राफ्स हैं या जो उनके संबंधित लेख छपे हैं उन सबका संग्रह किया गया। सबका अलग अलग सेक्शन है, जिसमें देवगौड़ा और आई.के. गुजराल सरीखे जो काफी कम समय के रहे, चंद्रशेखर जिनके बारे में आज के तारीख में कोई बात करने वाला नहीं है, उन सबको उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दिया गया। और ये हमेशा के लिए कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो भविष्य में भी जान पाएगा कि किन परिस्थितियों में ये प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, गुजराल साहब, ये सब के सब किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ। अब नरसिम्हा राव, जिनको कि आर्थिक उदारीकरण का अगर आप पितामह कहें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है उसके ही निर्देश पे वित्त मंत्री कुछ भी करता है। तो अगर किसी को श्रेय देना है तो वो आपको नरसिम्हा राव जी को देना चाहिए, जिसका नाम लेवा आज के तारीख में ना तो कांग्रेस में कोई है, और दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, जो सर्किल है, लुटियंस सर्किल में कोई उनके बारे में बात करने वाला नहीं है, जिसने पूरे देश को बदल कर रख दिया, जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री, कि हम जो है देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, ये उस व्यक्ति के शुरुआत किए हुए कार्यों का नतीजा है, ये उस व्यक्ति के प्रयासों का नतीजा है कि आज हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है अगले 4-5 साल में बन जाएंगे। और उस व्यक्ति को दिल्ली के किसी भी जगह पे, किसी भी भवन में कहीं स्थान नहीं दिया गया, और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से उनकी यादों को खरोंच करके बाहर करने का प्रयास किया गया, जिसको मोदी ने अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि चंपई सोरेन की औकात क्या है। चंपई सोरेन की औकात, राजनीतिक औकात की मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक औकात इन दिग्गजों के सामने क्या है। और अगर इन्हें आज हेमंत सोरेन परिवार जो तुच्छ समझता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। परिवारवाद का तो ये लक्षण है कि अपने परिवार के बाहर किसी को देखना ही नहीं है। जो चंपई सोरेन है ये उनको भी पता है कि अगर वो विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद कम से कम ये मुख्यमंत्री फिर नहीं बन सकते हैं, इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और ये सबको पता है। इससे होता क्या है, पहला तो होता है कि जो मुख्यमंत्री पद है उसका इकबाल कम हो जाता है। लोगों को पता है कि दोबारा बनेगा नहीं। आप कितना भी बढ़िया काम कर लें, चंपई सोरेन कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन उनको वो महत्व न तो पार्टी के भीतर मिलेगा और न प्रशासनिक अधिकारियों के भीतर के सामने मिलेगा जो जिसके वो हकदार है। इसके पीछे होता क्या है, इसके पीछे सीधा सा है कि जब पता हो लोगों को कि ये तो 6 महीना का मुख्यमंत्री है, ये 6 महीना का मुख्यमंत्री है, तो इसके सामने इसकी औकात क्या है।
और ये बहुत ही गलत परंपरा कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले राज्यों में, देशों में है, और इसको जितनी जल्दी हो खत्म करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, वो इस राज्य के राजा हैं, और जो राजा होगा उसको ही राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको ही राजगद्दी पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और चंपई सोरेन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बनाए हुए नेता नहीं है दोस्तों। पहली बार एक निर्दलीय के रूप में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। वो अपने बलबूते पे जीते थे। जब वो विधायक बन गए उसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में एंट्री ली, उसकी सदस्यता ग्रहण की, अर्थात वो उससे पहले भी नेता थे। इसीलिए तो उनको झारखंड का टाइगर कहा जाता है। और टाइगर को आप बिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न तो संभव है और न तो उचित है। तो ये तो रही बात दोस्तों चंपई सोरेन की। और चंपई सोरेन जो है उनका योगदान कम से कम झारखंड निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। योगदान नहीं, बहुत ज्यादा योगदान है। जबकि जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो है उनका कोई भी योगदान कम से कम मैं तो नहीं जानता हूं कि झारखंड आंदोलन में रहा है। हाँ, उनके पिता अगुआ थे, उन्होंने सब कुछ किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो शिबू सोरेन है, शिबू सोरेन से वो गुरुजी बने और गुरुजी से अभी उनको दिसोम गुरु कहा जाता है। वो बने हैं और वो अपने बल पे बने हैं, वो आंदोलन करके बने हैं। उन्होंने जो भी आज पाया है वो उन्होंने अपने बल पे पाया है। लेकिन जो उनके पुत्र हैं या उनके पुत्र वधू हैं या उनके छोटे बेटे हैं, इन लोगों का झारखंड निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका इतना ही योगदान जो है झारखंड के निर्माण में है कि वो जो भी गुरुजी ने किया उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन चंपई सोरेन के साथ ऐसा नहीं है। चंपई सोरेन उस समय भी नेता थे जब गुरुजी अपने पीक पे, राजनीतिक पीक पे हुआ करते थे। वो उस समय भी नेता थे और आज भी नेता हैं। और यकीन मानिए वो कल भी नेता होंगे, क्योंकि वो सरल हैं, ईमानदार हैं और काम करने वाले नेता हैं। आप उनकी शिक्षा, बहुत सारे लोगों तो सिर्फ 10वीं पास, आप उनके शिक्षा पर मत जाइए। प्रशासनिक क्षमता के लिए शिक्षा नहीं, अनुभव की आवश्यकता होती है कि आप कितने अनुभवी हैं। और चंपई सोरेन में अनुभव कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये तो बात रही दोस्तों चंपई सोरेन जी की। अब थोड़ी झारखंड की राजनीति की भी बात कर लें। जैसा आप सबको पता ही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। और अब तक ये माना जा रहा था कि यहाँ पर सीट शेयरिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग सिर्फ दो दलों के बीच में होना है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में। वाम दलों को हो सकता है ज्यादा दबाव डालने पर एक आध सीट कहीं से दे देंगे। और यहाँ पे ये भी तय था कि यहाँ पर लोकसभा के सीटों में कांग्रेस को ज्यादा सीट दी जाएगी और विधानसभा के चुनाव में इसके उलट झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जैसा कि पहले से थे काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। हुआ ये है कि पता नहीं वाम दल जो है, जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके संपर्क में थी या नहीं थी। उसने आज सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने आज 8 लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे झारखंड में सिर्फ 14 लोकसभा की सीट। अब 8 पर अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है तो सीपीएम और सीपीआई मान लीजिए, मान करिए चलिए कि वो लोग एक भी सीट की डिमांड नहीं करेंगे, तो बचता सिर्फ 6 सीट। अब 6 सीट में कांग्रेस कितने पे लड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब स्थिति ये हो गई है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो जो इंडिया अलायंस जिस प्रकार से केरल में समाप्ति की ओर है, बंगाल में कल ममता जी ने पूरे 42 के 42 लोकसभा सीट पर जो है सो टीएमसी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, पंजाब में आपसे भी खत्म ही हो चुका है। तो जिस प्रकार से लोग कांग्रेस को छोड़कर अब तक जा रहे थे, यहां तो बात कांग्रेस की नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है
कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी छोड़ करके क्या जो ये वामपंथी दल है वो जा रहे हैं, और अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये बहुत बड़े राजनीतिक समीकरण में बदलाव का संकेत है। क्योंकि एक तो ये इंटैक्ट अब रह नहीं पाएगा, ये गठबंधन इंटैक्ट पहले भी नहीं था। ये सबके सब जो है, जैसे नहीं होता कि कुछ समय के लिए बना हुआ गठबंधन, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा ही कांग्रेस के साथ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी कमोबेश वामपंथी दल बनी रही है, लेकिन अब जब वो खुद ही अपने प्रत्याशियों के 8 1 नहीं 2 नहीं 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दे रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद में फिर यहाँ पे इंडिया अलायंस का वजूद ही कहाँ बचता है। या तो वामपंथियों के लिए अच्छा होगा कि घोषणा कर दें एक बार दिल्ली से कि साहब पूरे देश में हमारा इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, और ये या तो आप बने रहिए या इस अलायंस से बाहर हो जाइए। ये जो लुक्का छुपी का खेल है कि जहां हमको फायदा वहां हम तुम्हारे साथ में, जहां हमको फायदा नहीं वहां तुम कौन, वहां पर हम तुमको नहीं जानते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है, जैसे झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए और पूरे विपक्ष के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं हानिकारक है ये। इस तरह के जो घोषणाएं की जा रही हैं, एक तरफा घोषणाएं की जा रही है लोकसभा प्रत्याशियों की, ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही खतरनाक है, और ये बताता है कि इंडिया अलायंस का भविष्य जो है वो सुघड़ नहीं है। तो दोस्तों, आज के खबरों में बस इतना ही। अंत में लोहिया हमेशा कहा करते थे, राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रणेता आप उनको कह सकते हैं, कहा करते थे कि अब जो है राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। झारखंड में वो तो हो गया कि राजा के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये राजा कैसा जिसके पास राजगद्दी ही नहीं है। वो क्या काम करेगा वो राजा जिसके पास राजदंड ही नहीं है। चंपई सोरेन से पूरी सहानुभूति के साथ दोस्तों आज का अंक समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।